मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आज कार्यक्रम हमराही लेकर के। एक बार फिर जिम्मेदारी आ गई है। पिछले रविवार आपने हमारी ही कहानी को सुना और उसको काफी पसंद किया, उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। और सीमा जी का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया। श्रोताओं, ये जो कार्यक्रम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी को करीब से जानने समझने का एक अवसर होता है। और दिव्यांग साथियों को विवाह में, विवाह के बाद किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बस यही हम सब मिलकर के जानने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमान शिव शंकर कपूर जी और उनकी श्रीमती सोनाली जी। तो शिव भाई और सोनाली मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया जी। थैंक यू जी मैम। तो श्रोताओं, सोनाली मैम और शिव भाई दोनों ही शिक्षक हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। शिव भाई दृष्टिबाधित हैं और सोनाली मैम दृष्टिवान हैं। तो सोनाली मैम, कैसा चल रहा है आजकल आपका शिक्षण कार्य? बहुत अच्छा चल रहा है सर। अभी मैं फिलहाल एमएड कर रही हूँ। डिपार्टमेंट ने मुझे एमएड करने के लिए SISC जबलपुर भेजा हुआ है जी। वहाँ पर मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जी। सुबह 11:30 से टाइमिंग होती है 3:30 तक जी। और उसी से संबंधित कुछ प्रपोजल, असाइनमेंट वगैरह वो ही सब काम चल रहा है सर अभी। बहुत बढ़िया। कोरोना काल में कुछ प्रभावित हुआ आपका कार्य भी या नहीं हुआ? सर, उस हिसाब से पूछा जाए तो हुआ है, लेकिन कई चीजें बहुत अच्छी भी हुई है कि ऑनलाइन जो बेसमेंट हमें मिला है उससे हमें कई नॉलेजेबल चीजें मिली हैं और बहुत चीजें आगे कहना चाहिए। बहुत तेजी से काम हम लोगों ने किया है अपने शिक्षण इसमें कार्य में। जी जी जी। तो काफी अच्छा भी फील हुआ है कि हाँ, ये घर बैठे भी कुछ चीजें पॉसिबल हैं, और पॉसिबल ही नहीं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और अभी तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत भी कई चीजें बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक्स चेंज हो रही है। और अभी हम लोग वर्तमान में वास्तव में उसी चीज पर काम कर रहे हैं जो अगले जुलाई से लागू होना है। बच्चों के लिए स्ट्रीम बेस्ड प्रोजेक्ट के आधार पर पढ़ाई बच्चों से कराई जानी है, तो उसी के हम लोगों के प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे हैं, उसी की केस स्टडियां हम लोग बना रहे हैं, जिसका RSK में हम लोग का प्रस्तुतिकरण होना है। और अभी कल ही हुआ है और SISC की तरफ से जो बच्चों का पाठ्यक्रम लागू होना है मध्य प्रदेश में। जी जी जी। तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती है मैम आप? वैसे मैं अभी इससे पहले जो थी मैं वो 9th 10th पढ़ाती थी। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग दमोह डिस्ट्रिक्ट में थी, हटा ब्लॉक में, तो वहाँ मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में थी। अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है जबलपुर में तेवर, वहाँ पर मैं 6 से 8th तक की क्लास पढ़ाती हूँ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अरे वाह, हमें तो बहुत कभी समझ में ही नहीं आया। मैं कितने साल हो गए आपको? मुझे 13 साल हो गए सर जॉब करते। चलिए, तो श्रोताओं, अब शिव भाई से बातचीत जारी रखते हैं। शिव भाई, मैं आपको बताऊं कि बहुत सक्रिय रहते हैं। ये
शिव भाई हमेशा अपने दृष्टिबाधित साथियों के लिए अपने अपने योग्यता अनुसार वो जहाँ भी संभव हो वो अपना योगदान जरूर देते हैं। तो शिव भाई जी सर, आप बताएं अपने बारे में हमारे सुनने वाले। जी, मैं सर्वप्रथम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मैं एक व्याख्याता के पद पर मध्य प्रदेश शासन में पिछले 2 वर्ष से कार्य कर रहा हूं, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग से चुन करके विशेष विद्यालय के लिए काम करने का मुझे अवसर दिया है मध्य प्रदेश शासन ने। इससे पूर्व मैं हमारे दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय दीदार है जो कि देहरादून में स्थित है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के नाम से जाना जाता है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत शासन के अधीन कार्यरत है। वहाँ के एक आदर्श विद्यालय है, जो विशेष विद्यालय है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए। मैं वहाँ पर प्राइमरी अध्यापक के रूप में अपनी नियमित सेवाएं 5 वर्ष देता आ रहा हूँ। और उससे पूर्व मैंने विशेष शिक्षा में भी जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर इंदौर में और अमरावती महाराष्ट्र में भी 1-1 वर्ष की अपनी सेवाएं दी है। और मेरा एमएड इन स्पेशल एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बीएड स्पेशल एजुकेशन का अर्थ है जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में भी कोर्स कराए जाते हैं जो शिक्षक और प्राध्यापक व्याख्याता बन सके। तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। और मेरी शिक्षा दीक्षा एक विशेष विद्यालय इंदौर में है, हेलन केलर दृष्टिबाधिता विद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के द्वारा संचालित किया जाता है और राज्य शासन से मान्यता प्राप्त है। उसी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और मैं फख्र करता हूँ अपने उस विद्यालय पर, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि मैं अपनी सेवाएं विशेष विद्यार्थियों तक पहुंचा पा रहा हूँ। जी सर। जी, बहुत खूब। तो शिव भाई, अभी जैसा हमने कहा आपके परिचय में कि आप दृष्टिबाधित हैं, तो आप सुनने वालों को ये बताएं, आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं या आंशिक रूप से? मुझे हल्का दिखाई देता है, बहुत कम दिखता है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास अनुभव अच्छा है, इस आधार पे क्या कई बार बताना चाहूंगा कि घर में, परिवार में और समुदाय में या विद्यालय महाविद्यालय में लोग मुझे कहते हैं कि हमें आज तक ये नहीं समझ पाए कि आपको कितना दिखाई देता है, लेकिन रियल में मुझे बहुत कम दिखाई देता है। जी सर। और शादी से पहले मैंने अपनी पत्नी को बता रखा था कि मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अच्छा। आज के दिन ही सर मुझे पता चला था कि इनको थोड़ा सा विजन है, मतलब मंडप वाले दिन ही इन्होंने बताया था कि मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित नहीं हूँ। क्या बात। इससे पहले मुझे यही पता था कि ये बिल्कुल मतलब टोटली ब्लाइंड है। क्या इत्तेफाक है, और आज ही के दिन आपका कार्यक्रम आ रहा है रेडियो पर। हाँ सर, आज का इत्तेफाक बहुत बड़ा है। ये देखिए, इत्तेफाक तो होते हैं, इसमें कोई। शिव भाई, आपने विशेष शिक्षा का बड़ा जिक्र किया अपने वक्तव्य में, तो आपके विशेष शिक्षा में भी कुछ कार्य आपने किया है इस बात को लेकर के कि दिव्यांगजनों को जो अपने विवाह में जो दिक्कतें आती हैं आमतौर पर, कि समाज उनके टैलेंट को स्वीकार कर लेता है, लेकिन विवाह की जहाँ पर बात आती है वहाँ समाज मौन हो जाता है, तो आपने कुछ अध्ययन किया है इस पर? हाँ, बिल्कुल किया है। एक तो जब आप मुझसे पूछेंगे कि आपका विवाह कैसे हुआ, तब मैं विशेष शिक्षा का जिक्र अच्छे से करूंगा, लेकिन आपने जब चूंकि प्रश्न ये पूछा है कि आपका क्या, तो एक तो मैंने बहुत साथियों की शादी कराने में सहयोग किया है, और जब सहयोग किया है या काउंसलिंग कई बार आज भी मैं करता हूँ, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे 2 परिवार के साथी हो, चाहे कोई नया परिवार बनने वाला हो, तो कई चीजें मैंने अनुभव की है जिसमें एक्सेप्टेंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे बोलते हैं स्वीकृति, और स्वीकृति पे बहुत आसान नहीं है इसको एक्सेप्ट कराना किसी को, और खास करके चाहे फिर वो 2 दृष्टिबाधित कपल्स का जोड़ा बना हुआ हो, या एक दृष्टिवान और एक नॉन डिसेबल हो, या एक दृष्टिबाधित या और एक अदर डिसेबिलिटी का हो। एक्सेप्टेंस का बहुत ज्यादा मुझे लगता है रोल है, और ये क्यों नहीं होता है, ये जागरूकता की कमी के कारण होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। जब अवेयरनेस नहीं होगी, सही पता नहीं चलेगा, तब तक ये समस्या बनी रहती है। और मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है वैवाहिक पुनर्वासन के ऊपर, तो मैरिज रिहेबिलिटेशन के ऊपर छोटा सा। शिव भाई, हम जानना ही चाह रहे थे कि विशेष शिक्षा में भी क्या कहीं ऐसी बात आती है
कि विवाह को लेकर के जो दिक्कतें आती हैं उसको लेकर के कहीं काम करने का मौका मिलता है या नहीं, विशेष शिक्षा जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तब? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बस एक साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम ऐड कर देते हैं कि परिवार में ये यंग होता है व्यक्ति तब क्या प्रॉब्लम आती है, या एडल्ट एजुकेशन है वहाँ पर कुछ ऐड हम जोड़ देते हैं विशेष शिक्षा में। लेकिन मैरिज शादी को लेकर के नहीं है, सोशल इंक्लूजन को लेकर के कुछ है, लेकिन शादी को लेकर के हमारे विशेष शिक्षा में कहीं भी हमने टॉपिक को जोड़ा नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। आपको नहीं लगता कि होना चाहिए ये? बिल्कुल, बहुत ही आपने, बल्कि मेरे को इतना मैंने काम किया है या मैं अपना जो अनुभव रखता हूँ, जरूर होना चाहिए। अलग से एक सिलेबस का सब टॉपिक होना चाहिए किसी पेपर में, जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन हो सकता है उसमें जोड़ सकते हैं, इम्प्लीकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन वाला जो पेपर है विजुअल इम्पेयरमेंट का उसमें जोड़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन सच्चाई ये है कि एडल्ट एजुकेशन पर समाज हमारा आज भी भारत में मौन है, तो ये भी उसका एक पार्ट हो सकता है। ओके, चलिए शिव भाई, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और बताएं जरा हमारे सुनने वालों को आपके जीवन साथी को चुनने की कहानी कैसे शुरू हुई, कौन कौन सी दिक्कतें आई, कहाँ से दरअसल इसकी शुरुआत हुई? ये मुझे लगता है आपने मेरे लिए एक चुनौती भरा काम दे रखा है। हुआ यूं कि संदीप सर, जब मैं 2011-12 में एमएड कर लिया और जब मुझे एक जॉब भी मिल गई, लगभग 10,000 रुपए में कमाने लगा था, अमरावती करके एक जगह है महाराष्ट्र में जी, भारत के अंदर, तो वहां पर जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास शादी के लिए बहुत प्रस्ताव आए या नहीं आए, या मैं देखने गया, कई सारे उतार चढ़ाव उन दिनों हुए। मेरे घर वालों का सीधा स्पष्ट कहना था, खासकर मेरी मम्मी का, कि हमें हमारी समाज की ही लड़की से शादी करना है। अच्छा, हाँ, ये बहुत स्पष्ट उनका कहना था। और मैंने आपको ये बात शायद जोड़ी नहीं है कि मैं बहुत एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और मध्यम परिवार से हूँ, तो वहाँ पर ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हमें इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है। अच्छा। और दूसरा ये था कि एक अच्छी लड़की होनी चाहिए, अच्छी यानी नॉन डिसेबल ही होनी चाहिए। तो मैं बहुत परेशान था, परिवार भी परेशान था, क्योंकि समाज में कोई देना नहीं चाहता था लड़की, और हम लड़की को, दूसरी लड़की को ला नहीं सकते थे, यानी अदर कास्ट की लड़की से मैरिज कर नहीं सकते थे। तो इस बीच हुआ यूं कि मैं लगभग 6 महीने के बाद अपने घर जाना कुछ समय के लिए बंद कर दिया, कि घर जाओ फिर वही बात होती है। अच्छा, और हमारे मध्य प्रदेश में और जिस जिले में मैं हूँ, वहाँ या तो बहुत कम उम्र में सगाई या संबंध कर दिए जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उम्र में शादी न करके समय के पहले शादी कर दी जाती है। 22 साल, 23 साल, 24 साल में शादी हो ही जाया करती है, और मेरी उम्र लगभग 27 साल के आसपास हो चुकी थी। तो एक मानसिक प्रताड़ना टाइप मुझे होने लगी। जब ये हो रहा था तभी मैंने आपसे इससे पहले बोला था कि मुझे, जब मेरी शादी के बारे में पूछोगे तब मैं विशेष शिक्षा का जिक्र जरूर थोड़ा सा करूंगा। तो मैंने बताया कि मैं अमरावती में जॉब कर रहा था जी। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, भोज विश्वविद्यालय। अच्छा। तो उसका सेंटर, हमारा इंस्टीट्यूट था इंदौर का, तो वहाँ पर एग्जाम होनी थी बीएड विशेष शिक्षा की, और पीजीपीडी करके एक कोर्स होता था जो बीएड जनरल एजुकेशन के इक्विवेलेंट कराया जाता था, उसका कुछ क्लासेस होनी थी। हाँ जी। तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर ने मुझे बुलाया। बहुत दिलचस्प कहानी है संदीप सर, ध्यान से सुनिएगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो उन्होंने बुलाया, तो मैं बीएड की एग्जाम लेने आया, तो लगभग 2-3 दिन के इरादे से आ रखा था मैं, और इसीलिए मुझे बुलाया भी गया, क्योंकि 1 या 2 दिन मुझे पीजीपीडी वालों को पढ़ाना था, एक कोर्स होता है जो विशेष शिक्षा में, और 1 दिन परीक्षा लेनी थी। उन दिनों में हुआ यूं कि परीक्षा के दौरान मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मैं सेंटर के जो आपका गेस्ट रूम में मैं वहीं पे आराम करूंगा, रहूंगा 2 दिन। तो मैं वहीं रुका था, तो और स्टूडेंट जो है वो वहाँ आ रखे थे, एजुकेशन पर्पज से वहीं रुके हुए थे, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भी थे। तो 1-2 साथी थे जो हमारे ससुराल पक्ष के थे। अच्छा। मैं उनका नाम लूंगा, अनंतराम जी है पटेल, जो अपने आप में बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति है अपने क्षेत्र के, और एक शिक्षक है भूपेश राजपूत, गर्ग है
वो दोनों भी अपना कुछ उनके भाई कमलेश करके थे वो। शिव भाई ससुराल वालों का नाम भूलो मत आप। हाँ जी जरूर। तो वो दोनों भी वहाँ पर अपना कोर्स करने आए हुए थे। तो इस बीच ये हुआ कि मेरा एक छोटा भाई है संदेश, वो उज्जैन में नौकरी करता था। तो वो भी, उसको मैंने बुला लिया था। तो हम दोनों ऐसे ही वहाँ पर पढ़ाना दिन भर और फिर शाम के समय घूमना फिरना, इधर उधर जाना। तो थोड़ा एक पिकनिक टाइप कर रहे थे, लेकिन चिंताएं बहुत थी और बात यही सब शादी की थी चिंताएं। इस बीच हुआ ये कि जो मैंने नाम लिए दोनों साथियों के, कमलेश गर्ग और अनंतराम पटेल का, ये दोनों वहाँ पर रुके हुए थे। तो ये दोनों हमसे मिले क्योंकि अब हम एक गेस्ट हाउस में थे और वो एक किसी कमरे में रोक रखा था, तो बिल्डिंग आसपास ही थी। तो हम लोग साथ में जब बैठे तो उन्होंने अपने यहाँ से जो आइटम लाए थे, बोले सर अगर आपको बुरा न लगे तो हमारे साथ खाएंगे। उनका हाँ। तो खाते खाते हम बात करते हुए काफी बातें हुई, और सर क्या करते हो, कैसे करके आपका परिचय लिया दिया। तो उनने एक बात बोली, सर हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। उनका क्यों प्रभावित हुए? बोले आपका जो पढ़ाने का तरीका है और आप जिस तरह से समझाते हो वो बहुत अच्छा लगा। उनका हाँ जी अच्छी बात है। अच्छा सर ये बताओ आपकी शादी वादी का क्या इरादा है? उनका इरादा तो नेक है, लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही यार, पसंद ही नहीं कर रहा कोई। सही है। सर आप जैसे योग्य व्यक्ति को नहीं कर रहे तो बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, तो फिर इतनी बात हुई और भी उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया, हम लोग आ गए अपने रूम में। थोड़ी बहुत देर बाद फिर उन्होंने हमसे इंटरेक्ट किया, और जब वो दो लोग थे तो उन्होंने आपस में बात की होगी, ये सब मुझे लगता है। तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ 2 लड़कियां हैं और आपकी समाज की है। अच्छा है ना, अगर आप चाहें तो हम उनसे बात करें। तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला, मैंने कहा देख इनको होना है पास, है ना, और ये परीक्षा में, प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होने के लिए ये हमें घुमा फिरा रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। तो वो बोलते हैं, वो बोला कि देख अपने को प्रयास करने में क्या जाए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, है ना, और मैं इनको नियमानुसार ही होनी चाहिए बातें। तो फिर भी वो थोड़ी देर बाद गया मेरा भाई और उसने अपना नंबर दिया है, क्योंकि वो फिर हमसे नंबर मांगने लगे। तो मैंने अपना नंबर नहीं दिया, लेकिन उसने अपना नंबर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसको भी चिंता थी। उसने कहा कहीं यार बात बन गई तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि देखिए उसको ये भी चिंता होगी ना कि यार बड़े भाई की जब तक नहीं होगी तब तक हमें कौन पूछेगा। हाँ बिल्कुल सही है। जबकि वो टीचर था स्टेट गवर्नमेंट में परमानेंट टीचर। अब वो 2 लड़कियां कौन थी वो ये बताएंगी मिसेस हमारी, लेकिन उससे पहले फिर वो लोग चले गए अपने अपने घर। हम भी अपने अपनी जगह पे अपने अपने काम धाम में लग गए, वो भी अपने काम धाम में लग गए। फिर आगे क्या हुआ वो आप सुनिए इनसे, फिर मैं आपसे बात। जी चलिए, क्या बात है, बड़ा अच्छा तालमेल है आप दोनों का। जी सोनाली मैम, तो जो कहानी अधूरी छूटी है इन्होंने उसको आप पूरा करें। हाँ बिल्कुल सर, मैं पूरी करूंगी जी। जब इनका मतलब कांटेक्ट हुआ भैया लोगों से, तो इन लोगों का कॉल आया वहां से। तो पापा जी थे ही घर पर और बात हुई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने ये बोला कि लड़का न जो है वो सिर पे चश्मा लगाता है। अच्छा। है ना, जो सामान्य बात में, सामान्य चीजों में बताते हैं ना कि एकदम से किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो उन्हें जब कॉल करा, और मेरे पापा की ना उस समय बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो क्योंकि पापा इंदौर जा भी नहीं पा रहे थे कि लड़के को वहां देख कर आए, तो हम लोगों ने बोला। और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पापा काफी समय से लड़के देख रहे थे और उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। अच्छा। पापा के मुताबिक। तो पापा मम्मी जब परेशान होते थे और जब उनके आंखों से आंसू आते थे ना, तो तब हमें तकलीफ होती थी कि बताओ ये हमारे कारण इतना परेशान हो रहे हैं। तो जब यहाँ से कॉल आया तो मैंने पापा से एक बात ही बोली, पापा जैसा लड़का होगा, जो लड़का होगा ना, अब हम उसी से शादी करेंगे। अच्छा। बल्कि इनसे ना मुलाकात हुई ना कुछ हुआ। भैया का फोन आया, उनने फिर डेट फिक्स करी कि अब ये लोग आएंगे। तो जब ये लोग आए ना सर, आप ताजुब करोगे, ये लोग ना डरते डरते आए वहाँ पर। पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, ये सही लोग हैं कि नहीं है, मतलब डर होता ही है ना। और बुंदेलखंड का नाम वैसे ही फेमस है। बिल्कुल। ये लोग ना इतने डरे डरे आए वहाँ पर, तो बहुत आश्चर्य की बात लग रही थी। ये लोग ना बिल्कुल सहमे बैठे हुए थे। लेकिन एक आश्चर्य की बात ये हुई कि सब लोग बहुत उत्सुक थे सबको देखने के लिए, जानने के लिए। तो जब इन लोगों को देखा ना, तो सबके मुंह उतर गए। अच्छा। हाँ, पूरे घर के लोगों के मुंह उतर गए। मतलब जो भी स्वागत हुआ ना, वो बस बेमन सा हुआ।
कोई ने इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लिया, क्योंकि किसी ने कभी देखा ही नहीं था सर वहाँ पर ऐसे लोगों को, क्योंकि कि इनका मतलब इनको दिखता नहीं है। और पापा को तो एक बात मन में यही आ रही थी, बताओ मैं ऐसे लड़के से कैसे शादी कर दूं। मेरे एक्चुअली फूफा जी भी थे उस समय पर, और ये लोग आए, देख कर चले गए। उस समय मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो वो फ्रेंड इन लोगों के साथ गई दमोह तक। तब काफी बातें हुई इनसे, सब चीजें। तब उसने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, सोनाली बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छी सोच है मतलब उनकी। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन पापा लोगों का किसी का मन नहीं था। और जैसे ये लोग गए वैसे ही मैंने पापा से बोल दिया शादी हम यहीं करेंगे। इसके बाद में पापा ने कुछ नहीं बोला, सब बातें आगे बढ़ी। लेकिन उसके बाद जो पापा उस दिन हमसे बात किए, उसके बाद हमारे पापा ने हमसे 2 साल तक बात नहीं की। अरे बाप रे, 2 साल तक? 2 साल तक, यहाँ तक कि ये स्थिति आ गई थी कि मतलब पापा जी ना बोल रहे थे बारात वापस जाने दो। बारात आ गई और ये लोग तो ऐसा हुआ था कि बारात सुबह 10 बजे आ गई थी, रात की शादी थी, सुबह ये लोग पहुंच गए थे। बहुत विपरीत परिस्थितियों में, मतलब जितनी भी जो शादी हम लोगों ने संभाली, दोनों लोगों ने, इनने वहां से हमने यहाँ से, कि मतलब प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार से। तो पापा ने द्वारचार होता ना सर, तो पापा ने वहां से ही मना कर दिया। मतलब मेरे भाई ना पापा के पैर पड़ रहे कि अपनी इज्जत का सवाल है, अब मत ऐसा डिसीजन लो। लेकिन पापा नहीं, मतलब पापा ने कुछ भी नहीं बोला एक शब्द। फिर हम लोग 2 साल तक इंतजार। आशीर्वाद देने भी नहीं, शादी में मंडप में आशीर्वाद देने आए कि नहीं? नहीं आए सर, उनने तो कन्यादान भी नहीं करा था हमारा। और माता जी आपकी? हाँ, मम्मी बहुत अच्छी थी, मम्मी सपोर्ट में थी हमेशा से। और हम एक्चुअली सबसे बड़े थे घर में, और हमें पता था कि मतलब क्या चीजें किस समय पे करना है। फिर ऐसा हुआ कि बहुत समय निकलता गया, मनमुटाव चलते भी रहे, सब चीजें। मैं घर जाती रही, आती रही। फिर एक बार क्या हुआ कि इसकी शादी के बाद जून में इनकी मतलब जॉब लग गई देहरादून जी। फिर हम लोग दून सेटल हो गए वहाँ पर। फिर काफी समय बाद हम लोग जब पापा को लेके गए वहाँ पर, मम्मी पापा दोनों को, तब पापा वहाँ गए। जब उनने चेंजेस देखा कि मेरी लड़की ने ना डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, मतलब वो 3 घरों को चला रही है। कि एक तो दून में हम वहाँ रहते थे, यहाँ मम्मी पापा, वहाँ हमारी ससुराल। तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कैसे मेंटेन कर रही। सर मैं हर 15 दिन देहरादून, हर 15 दिन एमपी रहती थी, क्योंकि जॉब यहाँ थी जी। तो मतलब सेटलमेंट करना बहुत मुझे कठिन था उस समय पे। तब मेरे पापा का मतलब हृदय परिवर्तन हुआ। तब से उनने हम लोगों को बहुत, वैसे वो प्यार बहुत करते थे, अब तो नहीं है खैर। अच्छा। तो और मतलब फिर उनने पूरा समझ लिया सब। मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके घर में आपके मम्मी पापा के अलावा कौन? मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है, दोनों की मैरिज हो गई है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अब पापा जी नहीं है, सिर्फ मम्मी और भाई भाभी हैं। अच्छा, तो भाई वगैरह को तो कोई, वो छोटे हैं तो उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन तो किया ही नहीं होगा मेरे ख्याल? नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि मैं बोल दूं कि तुम्हें खड़ा रहना तो वो खड़ा रहेंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब कभी मेरी उसके बिना तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका ये कि जो दीदी करेगी ना वो सही करेगी। तो सोनाली मैम, पापा मतलब ये ब्लाइंडनेस वाली बात को लेकर के नाराज थे? क्या निर्णय आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं इस बात को? नहीं, निर्णय से नहीं थे पापा, बिल्कुल भी नाराज, बिल्कुल भी नहीं थे नाराज। उनका तो ये था कि मेरी मतलब इतनी अच्छी बेटी है, सब चीजें, जॉब कर रही है, सुंदर है, हर चीज है, तो ऐसे लड़के के साथ हम क्यों शादी करें? तो लोगों ने उनको समझाने की भी तो कोशिश की होगी कि भाई लड़के में क्या कमी है। तो मैंने पापा से एक बात यही बोली थी, पापा मुझे एक बात ये बताओ, आप जिस व्यक्ति के अंदर अवगुण है, मान लीजिए वो ड्रिंक करके आ रहा रोज, मान लीजिए गाली गलौज हो रहे घर में, या माहौल घर का खराब हो, उससे तो अच्छा है ना सामने वाले के हमें अवगुण दिख रहे हैं, और वो हमेशा दिखेंगे, वो हमारी कमजोरी नहीं, वो तो हमारी ताकत बनेंगे ना आगे चल के। और हम खुश भी हैं आज, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब मेरा एक ही सेंटेंस था, तो फिर पापा ने मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोला, फिर वो शांत रहे। मतलब वो एक्चुअली वो हर डिसीजन में हमें ही आगे करते थे कि कुछ भी पूछना तो हम ही करेंगे, कुछ भी करेंगे।
तो बहुत समझदार थे सर, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत उस समय के 11th मैथमेटिक्स थे, मतलब उनका बहुत इंटेलिजेंट थे पापा तो, और समझते भी थे। बाकी उनको थोड़ा समय लगा अपने आप को समझाने में, अपने मन को समझाने में, अपने मतलब हृदय की जो अच्छा सोनाली मैम, वो बताया नहीं कि एक लड़की तो आप हो गई, दूसरी और लड़की कौन थी? दूसरी लड़की थी सर वहीं पर एक और सर यदि उनके साथ इनकी शादी होती तो वास्तव में सर आज परेशान होते बहुत ज्यादा। ये तो भाई अब आपको क्या पता, शिव भाई बता सकते हैं ये बात करो, लेकिन खैर वो आपकी फ्रेंड थी या मतलब क्या था मामला? सर थे तो रिश्ते में ही, अच्छा, है ना, तो मतलब हम उसके बारे में प्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा सोनाली मैम, एक बात बताएं, बहुत सही से बताइएगा कि पापा का इतना बड़ा विरोध देख करके कभी भी आपका मन नहीं डगमगाया कि यार मुझे भी एक बार अपने डिसीजन पर दोबारा सोच लेना चाहिए, ब्लाइंड से मैं शादी करने जा रही हूँ? सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे मन में ये बात कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। मैं जब भी इनसे बात कर लेती थी ना, मुझे हर प्रकार के मतलब सॉल्यूशन हो ही जाते थे। अंदर बस खटकती थी, डर तो लगता था, हमेशा डर रहता था, लेकिन एक अटैचमेंट इनसे ऐसा हो गया था ना कि अलग नहीं हो पाते, किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाते अलग जी। तो हम लोग था कि अब हम लोग समझा लेंगे, धीरे धीरे ना सब सेटल हो जाएगा। जी मैम, एक तो ये बताया मैम कि इनसे मिलने से पहले, शिव भाई से मिलने से पहले क्या कभी किसी ब्लाइंड व्यक्ति से आमना सामना हुआ था आपका? कभी देखा था कहीं टीवी में या कहीं आसपास में? नहीं, कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ। कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? कभी नहीं। आंखों की रोशनी चली जाती है, उनका क्या होता होगा, कहीं कुछ पढ़ा हो? कभी नहीं सोचा सर मैंने इस बारे में, कभी हमारा दिमाग ही नहीं गया। और आप शादी से पहले कितने समय तक आपस में बातचीत करते रहे आप दोनों? सर हमारी बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं हुई, उस हिसाब से पूछी जाए। ये लोग हमें देखने आए थे 1-2 जून को, है ना, और 9 जून को हम लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी। ओह अच्छा। हाँ, तो बस जो बात हम लोगों ने की है 9 जून से 8 दिसंबर तक की है। अच्छा, यानी एक ही साल में सब हुआ? हाँ, मतलब 6 महीने। और साल कौन सा था? 2012? 2012। क्या बहुत। और मतलब जो शादी के दौरान आपको ये पता चला कि इनको काफी मतलब दिखाई नहीं देता है? इनने हमसे ये बोला था कि हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा। तो इनने हमसे एक प्रश्न रखा कि देखो अधिकतर मतलब हम लोगों की स्पेशल फील्ड में ये होता है कि ब्लाइंड पर्सन है और साइटेड महिला है, और कभी कभी ऐसा होता है उसके साथ रहते रहते उसके रवैये से, उसके बिहेवियर से ना लड़कियां डिसीजन चेंज कर लेती हैं कि अरे हम नहीं रह सकते हैं ऐसा, ये सब चीजें इनने हमारे सामने रखे थे क्वेश्चन। लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, यदि हम बंध रहे हैं तो हमेशा के लिए बंधेंगे, यदि नहीं बंधना है तो अभी हम मना कर देते। ये था, इनको डर था इस चीज का। सर डर इतना था जी भाई, डर इतना था जी कि नवंबर में ये शॉपिंग करने आई जबलपुर। अच्छा। क्योंकि यहाँ से इनका पास में यानी बड़ा शहर जबलपुर ही लगता है। जी जी। तो मेरे को बोला कि तुम्हें, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं नहीं आया। पापा के आने थे शॉपिंग में, तो सब लोग आते हैं ना, पापा मम्मी वगैरह, तो मैं नहीं, समझ रहे हो ना। और अभी स्थिति ये है कि हम इनके, जैसे कि इन्होंने बताया कि एमएड कर रही हैं, तो एमएड के दौरान इन्होंने अपना एक पेपर जो होता है वो स्पेशल एजुकेशन भी होता है, जनरल एजुकेशन में जो एमएड करते हैं तो एक स्पेशल एजुकेशन करके भी एक पेपर होता है, वो ले रखा है। साथ ही साथ अभी आरएस के जो राज्य शिक्षा केंद्र है हमारा, वहाँ का एक केस स्टडी आया था, वो भी स्पेशल बच्चों के ऊपर आया था। एनसीईआरटी का कक्षा 4 का एक पार्ट था, जम्मू कश्मीर के आसपास तिब्बती एरिया का था, तो उस पार्ट को ऊपर इन्होंने बड़ा अच्छे से केस स्टडी की है। तो अभी स्पेशल एजुकेशन ले रखा है, यानी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, राइट। अनुभव हो गया ना स्पेशल एजुकेटर के साथ रहते रहते। तो शिव भाई आप ये बताएं जरा कि ये सब तो कहानी हो गई, इनसे मिलना भी हो गया, विवाह भी हो गया मैम से, लेकिन क्या इनने पहले आपके घर वालों ने कभी प्रयास किया था कि भाई ढूंढने जरा लड़की? हाँ, ढूंढने का प्रयास किया। अब वही क्या जवाब मिलते थे, जरा बताएं हमारे सुनने वालों को कि जवाब क्या मिलते थे? जी, एक लड़की को देखने जब मैं अपने ही जिला हरदा करके है एमपी में, तो वहाँ गए एक परिवार में कम से कम 7-8 लोग, तो वहाँ जूते चप्पल शूज वगैरह उतारते हैं घर के बाहर, छोटे घर होते हैं,
उतार करके गए अंदर, चाय वाय पी, लड़की आई, लड़की ने चाय दी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक बार लड़की आती है चाय नाश्ता ले। अच्छा। और वहाँ बात हो गई कि ठीक है चलो कर लें, देखते हैं, करते हैं। और बाहर जैसे वापस रिटर्न हो रहे थे घर से अंदर से, मैंने सिर्फ इतना बोला, मेरे जूते कहाँ हैं, वेयर इज माई शूज, है ना। तो इतना बोला मैंने कि मेरे जूते कहाँ हैं, उस आधार पर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। 2 घंटे बाद भाई की बंदे को जूते ही नहीं मिल रहे। तो ये कहानियां रही बहुत सारी। एक लड़की को मैं चंद्रपुर करके एक जिला है महाराष्ट्र में, बरोरा में, जो हमने सुना होगा बाबा आमटे साहब का जो आश्रम है, वहाँ से एक आ रखी थी, वो भी हमारी कास्ट की थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हाँ, वो शर्त तो कास्ट की थी जी, कास्ट की थी। तो वो लड़की की फोटो ली मैंने, और वो थोड़ी सी शायद कम देख पा रही थी, उसको भी आंखों पर, लेकिन वो प्रॉब्लम घर वालों ने स्वीकार कर ली थी, चलो देखते। लेकिन उसका फेस कट अच्छा नहीं था चेहरे का, ऐसा कुछ था, क्या कारण था मुझे ध्यान नहीं है। तो उस आधार पे उन्होंने, घर वालों ने कैंसिल कर दिया। यार शिव भाई, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आप विशेष शिक्षा से जुड़े हुए थे, अब ये फेस कट अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो ये क्या आपने अपने घर वालों को समझाने की कोशिश नहीं की? इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, ये सब बातें होती रही, लेकिन हमारी जो मम्मी है वो बहुत कम पढ़ी लिखी है। अच्छा। लेकिन हाँ, उनका बहुत ही क्लियर था, नहीं, एक और लड़की में खंडवा करके जगह है एमपी में, वहाँ भी देखने गए, वहाँ भी हम सब थे। वहाँ तो हमारे एक बड़े पापा थे, उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हमारी मम्मी उनकी भी बात नहीं मानी। कुल मिलाकर के ये था कि सब कुछ से वो वाला भी सब बात मान लेगी, लेकिन कास्ट वाला से सबसे पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि लड़की तो कास्ट की चाहिए। तो कुछ जगह लड़की कास्ट की नहीं मिली, कुछ जगह एक लड़की में कोई ना कोई कमी मिली, यानी डिसेबिलिटी मिली, कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक उस आधार पे उन्होंने कहीं ना कहीं हमेशा मना किया। इनका जहां तक था, तो हम जब गए देखा, तो जैसे कि अभी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें नहीं बताई, है बहुत अच्छी स्टिचिंग करती है, सिलाई का काम इतना अच्छा जानती है कि बहुत ही एक क्वालिटी वाला, और लेडीज टेलर है का काम ज्यादा अच्छे से जानती है। क्या बात है। और इनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। तो काफी सारी होता है ना, तो सुंदरता का अपने आप पता चल जाता है। जी जी, तो जी। वो सब क्वालिटी जो गुणवत्ता है वो हमारी मम्मी को बहुत जमी, और जैसा इन्होंने बताया हम डर के गए, वो सच बात थी। क्योंकि जब कभी कहीं नई जगह, हमारे लिए अभी आपको मैंने डिस्टेंस नहीं बताई, दूरी जो हमारी है लगभग 500 किलोमीटर की है जी 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 अपने घर से। तो आप समझ सकते हैं कि दूरी परिवर्तित होने से कितना बदलाव होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से, और फिर माहौल भी नया होता है, तो थोड़ा सा शंकित रहता है, इसमें शक नहीं है जी। और एक लास्ट बात बता दूं मैं आपको कि जब, जैसा कि मैंने दूरी की बात बताई, तो उसी से याद आ रही है कि जब इनके घर वाले जब मेरे घर देखने गए, तब मैं घर पर नहीं था, है ना। तो मैं अपनी ड्यूटी पर था, जहाँ जॉब कर रहा था। तो हमारे घर पर ये जब पहुंचे, तो जो रात में निकले, दिन में निकले दोपहर में, वो दूसरे दिन दोपहर में पहुंचे, 24 घंटे के अंदर पहुंचे। बल्कि मैंने अपने भाई से वहां लड़ाई भी की। उसने क्या करा था कि एक रूट है हमारे यहाँ एमपी में, एक जबलपुर से भी जा सकते थे और एक कटनी से भी जा सकते थे। तो कटनी से जाना, जबलपुर से जाना, और एक इनके घर से दमोह से भोपाल होते हुए भी आ सकते थे। तो उसने क्या करा कि उसने सोचा कि आसानी से पहुंच जाएंगे, तो उसने एक पैसेंजर बता दी थी। वो पैसेंजर बहुत लेट पहुंची। तब मैं उससे नाराज हुआ कि इनके पापा का जो माइंडसेट था, वो फिर और नाराज हो रहे थे कि नहीं यार, हम इतनी दूर कैसे आएंगे जाएंगे जी। तो ये सब बातें बहुत, यानी संघर्ष बहुत रहा, स्ट्रगल रहा। अरे शिव भाई, आपके परिवार में कोई और दिव्यांग है? हाँ, मेरे परिवार में मेरे ब्रदर को भी प्रॉब्लम है, और वो अभी टीचर है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जो दिल्ली में है, वहाँ एक जेपीएम है। और बाकी मेरे परिवार मम्मी पापा है, वो अच्छे हैं, और उसका बेटा है एक छोटे वाले भाई का, वो भी अच्छा है, उसकी वाइफ है, वो आपकी भी सिस्टर वगैरह है? सिस्टर का थोड़ा आंखों का प्रॉब्लम है उनको भी। अच्छा, लेकिन उनके बच्चे 2 हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी फैमिली सही है, मतलब सब सही चल रही है। हमारे जिया जी है जो, वो भी ठीक है, दामाद है, यानी बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अच्छा मम्मी पापा है हमारे, वो भी एकदम सामान्य है। हमारे दादा दादी भी बताया जाता है, वो भी सामान्य थे। और परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आप दोनों को साथ रहने का अवसर तो अब यहाँ पर ही मिला होगा, आप मध्य प्रदेश में जब से आए हैं। बड़ा सच्चाई की बात अब आपने बोली। मैं इंदौर में जब नौकरी कर रहा था,
जी। तो उससे पहले मैं इंदौर शिफ्ट हुआ था महाराष्ट्र से जी। तो भी मैं इसीलिए अपना जॉब चेंज किया था क्योंकि मुझे यहाँ पर इंदौर शिफ्ट होना इसलिए पड़ा क्योंकि शादी हो रही है। तो इनके घर वालों को हमने बोल दिया था कि हम MP आ जाएंगे तो एक ही जगह ट्रांसफर हो जाएगा जब ये गवर्नमेंट जॉब में थी जी। फिर इंदौर से जब देहरादून हुआ तो मैंने कहा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इससे अच्छा जॉब कहाँ मिलेगा। सही है। तो इंदौर में एक NGO में मैं काम कर रहा था जी। तो फिर वहाँ प्राइमरी टीचर में मैंने NIVH में अपनी सेवाएं दी, ये भी गई तो आना जाना लगा रहा। लेकिन हाँ ये सच है कि संघर्ष वहाँ इन्होंने किया कि यही आती जाती रही वहाँ पर, मैं वहीं पर जॉब करता रहा। लेकिन फिर भी हमारा आना जाना मिलना कम ही होता था क्योंकि इनको तो ड्यूटी भी करनी थी। फिर अभी 2 साल से हम लोग यहाँ पर हैं तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो अब दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का मन तो नहीं है आपका? अभी इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी मतलब विचाराधीन है। अच्छा। मेरा यदि आप मेरा सुनेंगे तो मैं बोलूंगी कि इनको जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनको यहाँ शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है और इनकी मतलब कहीं कहना चाहिए कि इनके अंदर जितनी योग्यता है यहाँ पे रह के तो पूरी दब जाएगी। लेकिन सोनाली मैम आप ये भी तो समझिए ना कि आप यहाँ रहेंगे और सर वहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक जो हमारा जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ना। सर उसमें भी हम लोग सोचेंगे लेकिन थोड़ा क्योंकि इनका ना वहाँ मन ज्यादा है। यहाँ पे ये रहते जरूर है लेकिन मतलब उनका मन तो देहरादून में ही रहता है, ये वाली स्थिति है। तो सोनाली मैम एक बात बताएं, इसके लिए अगर कल को ये होता है कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़े तो फिर क्या छोड़ेंगे आप? सर देखती हूँ, अभी तो मैंने वैसे माइंड तो सेट कर लिया है अब। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। यही एक दूसरे को समझने के लिए जो त्याग की भावना है ना वही इस रिश्ते को पवित्र बनाती है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब ये उतना सब छोड़ के यहाँ मेरे लिए आ गए, क्योंकि इनको मौका है वापस जाने का, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको वापस लेके जाऊं। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि NIE PVD में जो कार्य करने के जो इनके लिए जो मतलब अनुभव रहेगा ना वहाँ पे काम करने का, वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में कई गुना ज्यादा इनके पास अवसर रहेंगे काम करने के। बिल्कुल सर, आपने सही बात बोली है। सोनाली मैम एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, जब एक्चुअली मेरा प्रश्न नहीं है, हमारे एक जो साथी हैं लगातार लिसनर हैं और वो कहीं ना कहीं कई सारे कार्यक्रमों में भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं विवाह के लिए और उन्होंने शादी.com पे रजिस्टर करवाया था अपने आप को। वहाँ पर अच्छा वो व्यक्ति जो है वो खुद दृष्टिबाधित और वहाँ पर उनके संपर्क में जो भी लड़कियां आई वो सब साइटेड थी। अब प्रश्न यहाँ से ये शुरू होता है कि उनको हर लड़की ने ये कहा कि आप किसी देखने वाली लड़की का या किसी साइटेड लड़की का जीवन नर्क क्यों बनाना चाहते हैं? आप दृष्टिबाधित हैं तो आप अपने जैसे ही किसी को, आप बताइए मैम कि क्या ये बात सही हो सकती है किसी भी रूप में? नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। मैं उस लड़की की जो सोच है उसके बारे में बोलूंगी कि मतलब उसका स्तर उतना उच्च है ही नहीं कि वो उस स्तर तक सोच सके। और किसी को मतलब यदि ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है तो आप किसी के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते, किसी को अधिकार ही नहीं दे रखा है व्यक्ति की ये पर्सनल है ना कि भाई उसको प्रॉब्लम से, लेकिन आप बोल नहीं सकते सर। मेरा मानना ये है, आपको पसंद नहीं आप मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना तो मेरे हिसाब से तो गलत है। आप मैम 8 साल से सर के साथ हैं, किसी मोड़ पर आपको ये लगा कि कोई कमी है जीवन में या कहीं कोई दिक्कत है, समस्याएं बढ़ गई हैं? आपने अपने भाई बहनों को भी देखा होगा, आप अपने अनुभव से? कभी नहीं सर। देखो सर, आप ना एक बात मैं बताऊं आपको, सोच वाली बात होती है कि मेरी सोच ऐसी है कि मैंने इनसे शादी की है ना। जी। यही मैं आपको बताऊं, मेरी छोटी बहन थी है ना, तो हम लोगों को भी एक मतलब ऐसे पर्सन मिले थे कि हम लोगों ने सोचा था कि उसकी शादी हम लोग उसके साथ कराएं जी है ना जी। लेकिन मतलब उसका नजरिया वाली बात होती, सोच वाली बात होती, उसका नहीं था कि हमें नहीं करना। उसका मन पहले से ही था कि मुझे ब्लाइंड पर्सन से शादी नहीं करना जी।
सर यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, यानी ये मैसेज हमारी चाहते थी कि कोई ब्लाइंड पर्सन से भी अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार हो गई थी बात में। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये कहना चाह रही है। लेकिन वो उन्होंने बताया कि ये सोच की बात होती है। हाँ। शिव भाई जी मैम, हाँ कहें, आप कहें, अपनी बात कहें। कि सबका नजरिया अलग होता है सर, सबका स्तर अलग होता है कि वो उसमें कितने व्यू ऑफ पॉइंट देख रहा है, कितनी अच्छाइयां देख रहा है। यदि आप सिर्फ सामने की गलतियां देखेंगे तो ऐसा नहीं है। हर इंसान में कमियां होती हैं, हर इंसान गलतियां करता है, और मतलब हर पहलू पे आप देखें तो कहीं अच्छाइयां भी मिलती हैं, कहीं बुराइयां भी मिलती है। लेकिन हम किसी को ना ये नहीं ब्लेम कर सकते कि आप ऐसे या आप वैसे। कल के दिन आपके साथ भी कुछ हो जाए, कोई घटना ऐसी घट जाए कि आप भी ना देख पाओ, तो इसके लिए यदि आपसे कोई बोल के जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। तो ये प्रश्न मुझे मतलब कहते हैं लोग कि आप ये सर पूछिएगा जब भी ऐसी कहानी आए, जब दृष्टिवान महिला हो और दृष्टिबाधित पुरुष हो, तो इसीलिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। बाकी सर मैं एक बात बताऊं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी सर हैं, उनसे जरूर पूछिएगा कि उन्हें अभी तक कोई लड़की ऐसी मिली ही नहीं, और यदि जो समझने वाली होगी ना तो वो आपकी कमियों को तो वो अपना हथियार बना लेगी। क्या बात है, बहुत। कभी वो इस चीज को देखेगी ही नहीं कि इस व्यक्ति में कमी है। जी। उसकी इतनी सारी अच्छाइयां ना एक कमी को पूर्णतः दबा देंगी। और ऐसी लड़की मिलना सर बहुत मुश्किल है, जो बहुत परिपक्व होगी, बहुत समझदार होगी, और वो बहुत ऊपरी स्तर से सोचती होगी ना, वही लड़की उनकी जीवन साथी बनेगी। आज मैम आपके परिवार या आस पड़ोस के लोग जहाँ भी आप रहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आप दोनों की जोड़ी को देख करके? सर पहले तो बहुत डिफरेंट थी प्रतिक्रियाएं, अब तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि सबके नजरों में हम लोगों का बहुत औधा है, सभी लोग बहुत मानते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी एंगेजमेंट हो रही थी, उस दिन मेरे रियल मतलब जो कहने चाहिए जो कजन्स लोग थे, वो पीछे खड़े होके वो हंस रहे थे सर। आज भी मुझे वो चेहरा याद है, और आज भी वो यहाँ आके सिर नवाते हैं इनके लिए। ये स्थिति थी, और ये बात मैं इनसे कई बार बोल भी चुकी। मैंने कहा देखो समय का फेर देखो। बिल्कुल। व्यक्ति ये सोचता था कि ये एनजीओ में काम करते हैं, इनका कुछ भी नहीं है, ये तो साधारण व्यक्ति हैं, है ना। लेकिन सोच और समझ, और सर मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगी कि यदि मन साफ है तो मतलब जीवन में कुछ कठिन है ही नहीं। कहते हैं ना कि मन साफ तो रास्ता भी साफ, वो वाली बात है। तो हम लोगों में ना ऐसा कुछ है नहीं अंदर से कि भाई कोई कुछ भी बोलते रहने दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस समय का देखो, समय कैसा है, समय सब उस चीज का आंसर देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैम आपसे मैं पूछूं कि शिव भाई की वैसे तो बहुत सारी खूबियां आपने देखी होंगी, लेकिन अगर एक कोई बात आपको बहुत पसंद हो इनकी? सर मैं जब इनसे फर्स्ट टाइम बात हुई तो मैं इनकी आवाज से बहुत प्रभावित हूँ। आज भी ना सर, कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो हम ऐसे ही फोन लगा लेते हैं, तो हम बोलेंगे कुछ बोलो, तो बोलेंगे क्या बोलूं, हम नहीं बोलना है। बल्कि सर शादी के पहले हम लोग ना पूरी रात बात करते थे। जी, क्या बात, पूरी रात? पूरी रात सर, पता ही नहीं चलता था। और सर उस समय पता है सर, वो 999 रुपए से मोबाइल रिचार्ज होता था। जी। और एक बार तो ये सर पता, रात में 1 बजे रिचार्ज करने गए, और इनके दोस्त थे इंदौर में, राजकुमार नागर भैया, वो बहुत हेल्प करते थे। रिचार्ज खत्म हो गया, तुरंत चार्ज करवाने गए भैया। हाँ शिव भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, तो जो दौर रहा सर पिछले 8 सालों का, उसमें बहुत अच्छे अनुभव रहे। एक बार हम किसी अच्छी जगह पे पार्टी में गए हुए थे, तो पार्टी के दौरान पार्टी खत्म हो गई, मैंने बोला हाँ भाई मेरा ड्राइवर कहाँ है? अच्छा। तो वो हमारी जो स्टाफ की भाभी आती है, यानी फैमिली के लोग थे सारे, तो बोले आपका ड्राइवर कब से रखने लगे भैया आप? अरे उनका मेरा परमानेंट ड्राइवर। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि मुझे इनके ऊपर विश्वास तब हो गया कि हमारे एमपी में 1 नवंबर को स्टेट का स्थापना दिवस होता है, और मेरा जाना कहीं ससुराल हुआ, तो उस दिन इनके स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, तो ये बोली कि तुम मेरे साथ चलो स्कूल। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम ही जाओ। ये बोले चलो ना, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं गया, तो मेरे को शर्म यही आ रही थी कि मैं इनके साथ गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा 2 व्हीलर पे, तो थोड़ा सा मुझे जच नहीं रही थी वो बात, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है उसको देखते हुए। तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं यार, इन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने जीवन में
सफल होने के लिए अपने हिसाब से, अपने नजरिए से देखती हैं, सबको सही राह दिखाने के लिए ये शायद कर रही है कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले जा सकती हूँ बिठा करके, उसमें क्या दिक्कत है। अब जाते हैं हम लोग एक साथ इनके साथ गाड़ी पे, लेकिन ये शुरू का मैंने एक उदाहरण देकर बताया। भाई कई सारे साथियों का ये पूछना है कि अभी जब आप साथ में रह रहे हैं तो घर की छोटी छोटी जो जरूरतें होती हैं, जैसे सामान लाना, दूध लाना, ये लाना, तो ये मतलब आप दोनों जॉब में हैं, तो ये सब आवश्यकताएं कैसे पूरी होती है? कौन किसके पास है ये सारी जिम्मेदारी? जहाँ तक फाइनेंशियल मैटर है, वित्तीय मामले है, वो लगभग इन्होंने मुझे दे रखे हैं कि मकान मालिक को किराया कब देना है, दूध वाले को कब देना है। इनका काम है एटीएम से पैसे लाना, और आजकल तो पैसे भी कम ही लाना पड़ते हैं, ज्यादातर तो ऑनलाइन कर दिए जाते हैं, है ना। और ज्यादातर सामान ये ही लाती है, क्योंकि मैं जो लाता हूँ वो इनको शायद पसंद आए ना आए, इसलिए इस मामले में लकी हूँ, ये खुद लाती है। हाँ, जैसे महीने का किराना है तो ये बोलती है चलो बैठ करके तो चलोगे गणेश जी, तो बोलता हूँ हाँ गणेश जी पीछे बैठ के चल रहे हैं, तो हम तो ऐसा कभी नहीं बोलती मूर्ति सबके बैठ जाए, बाकी सामान कितना क्वांटिटी चाहिए ये सब तो यही डिसाइड करती है। लेकिन हाँ, कभी जैसे फोन पे इन्होंने बोलती है एक काम करना है, वहां से सब्जी ले आना रास्ते से, तो मैं ले आता हूँ, बाकी रेगुलर यही लाती है सब्जी अब्जी भी। कभी कोई सामान होता है, दूध हमारे घर तक आ जाता है। मैंने कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर रखी है कि वो सेवाएं घर तक हो जाए, क्योंकि हम दोनों जॉब में हैं और हम दोनों के पास जॉब के अलावा भी कई सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिकॉर्डिंग क्लब की मेरे पास कुछ काम आ जाते हैं, इस तरह से कई एनजीओ के काम आ जाते हैं, और मैं बहुत सामाजिक प्राणी हूँ, तो कई काम और भी आ जाते हैं। तो मैं ज्यादातर प्रयास करता हूँ कि काम को आसान से आसान हो जाए, और आजकल परिस्थितियों ने और सुविधाएं इतनी बढ़ गई है कि काम बहुत सारे आसान हो गए। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी वाले का नंबर है, मेरे पास मोबाइल सुधारने वाले का नंबर है, कपड़े वाले का नंबर है, सबके नंबर रख रखे हैं हमने, ताकि काम समय पे होना चाहिए, चाहे थोड़ा पैसा लग भी जाए तो चलेगा, लेकिन काम टाइम टू टाइम होना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ व्यवस्थाएं हमने आपस में ऐसी बना रखी है कि हो जाती। और इस मामले में मैं लकी हूँ कि ज्यादातर काम यही करती है, मुझे बहुत कम काम करने पड़ते हैं घर के। भाई ये बताओ, झगड़ा कौन सी बातों पर होता है? झगड़ा छोटी छोटी बातों पे कभी कभार हो जाता है, और ये होते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पारिवारिक मामले हैं, लेकिन बहुत हमारे बड़े बड़े मुद्दे नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। तो वो ज्यादा गुस्सा किसको आता है? इन्हीं को आता है। इस मामले में तो इनको पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा। इनको आता है, मैं बहुत धीरज रखने वाला व्यक्ति हूँ जी, और बहुत पेशेंटली काम करता हूँ, और ये सच है कि गलतियां मैं करता हूँ, और गलतियां तो होती है, जीवन है। तो जैसे अब सब्जी है, तो अब सब्जी लाना है, तो हम तो कई बार डिपेंडेंसी तो है ना, तो अब सब्जी वाले बोलते हैं भाई अच्छी सब्जी देना। अब मान लो उसने खराब दे दी, है ना, तो अच्छा यहाँ हमारी गलती है कि हम उस पर विश्वास कर लेते, लेकिन क्या करें, जीवन में विश्वास पे तो दुनिया टिकी। तो अब इस पे अगर वो नाराज हो गई तो कोई बात नहीं, चलता रहता है, ऐसा होता है हमारे यहाँ। बाकी कोई ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं है, आपसी तालमेल के साथ हम लोग जीवन जी रहे हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। और जिस तरह से उनका मेरे प्रति समर्पण है, मेरा उनके प्रति समर्पण है, बल्कि परिवार। एक प्रश्न जो अक्सर उठता है शिव भाई, कि लोग कहते हैं कि अगर दिव्यांग से विवाह करे तो समझदारी और सामंजस्य ज्यादा अच्छा होता है। आपने कभी सोचा इस बारे में? क्या मानना है आपका, खुद का व्यक्तिगत मानना क्या है? देखिए, व्यक्तिगत जहाँ तक मानना है, दिव्यांग से करे या दिव्यांग सकलांग से करे, यानी सामान्य से करे, इसमें मेरा मानना ये है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग के बिना काम नहीं बनता है, एक बात। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि दिव्यांग से करे तो काम नहीं बनता है, बड़े अच्छे से रह रहे हैं हमारे बहुत सारे ऐसे साथी लोग हैं जो सफलता पूर्वक अपने जीवन जी रहे। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि सिमिलरली दोनों एक ही तरह की दिव्यांगता वाले नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आप अपने मन से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। मन से बोल। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके। सोनाली मैम। जी सर। गुस्सा आता है आपको? हाँ सर, कभी कभी आ जाता है। चलिए, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं होता है। हाँ और सर, मानती हूँ। अच्छा मैम, चलते चलते क्या हमारे सुनने वालों को संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति कम नहीं होता है,
और व्यक्ति को ना पहचानने की कला होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। फिर चाहे वो ब्लाइंड हो या साइटेड हो, कभी कभी तो साइटेड लोग भी मतलब इतने बुरे निकल आते हैं। तो फिर हमें क्या सोचना, सामने वाला यदि हमें दिख रहा है उसके अवगुणों के साथ, उसके अपने जो भी रूप है व्यक्ति ने उनको, ईश्वर ने उन्हें जो दिया है, यदि उसके साथ एक्सेप्ट करता है व्यक्ति तो कोई बुराई नहीं है। और जैसा कि अभी आपने पूछा था कि क्या मतलब यदि ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के साथ ही शादी होना चाहिए, तो मेरा भी सोचना यही है कि थोड़ा एक सपोर्टेड वाला मिलना चाहिए व्यक्ति उसको, जो इन्होंने बोला है वो होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी तो प्रॉब्लम हो आती ही है यदि दोनों ब्लाइंड पर्सन साथ में हो गए तो इसलिए किसी को तो मतलब मेरा मानना ये है कि हाँ, साइटेड होना चाहिए उसके साथ में। सोनाली मैम, ऐसी कोई लड़की अगर आपके इस कार्यक्रम को सुन रही है जिसने किसी दिव्यांग व्यक्ति को पसंद कर लिया है लेकिन उनके घर वाले अनुमति नहीं दे रहे हो, तो वो उस लड़की को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे? सर देखो, सबसे पहली बात तो है कि उसको उस लड़के पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए। उसने तो पसंद कर लिया लड़के को, लेकिन उसके लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। तो सर कंडीशन तो जी में पढ़ ही रहे, मतलब उनके में आएगी या उनके सोच के अनुसार चलेगी तो वो शायद नहीं कर पाएगी। मेरा सोचना ये है कि उसको ही निर्णय लेना पड़ेगा। ओके, लड़की को ही निर्णय लेना कर पाएगी। ठीक है जी। क्योंकि कोई के घर वाले ये नहीं सोचते कि मेरी बेटी किसी ब्लाइंड पर्सन के साथ शादी करे। और सर यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बता दूं, यदि मान लीजिए कि मतलब मैंने अभी एक एग्जाम्पल देखा है बहुत बड़ा जी। मतलब मैं उसको वो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन घर में ब्लाइंड लोग होने के बाद भी मतलब यदि किसी के यहाँ साइटेड लड़की है और ब्लाइंड लड़का है तो वो माता पिता अपनी साइटेड लड़की की शादी ब्लाइंड पर्सन से करने को तैयार नहीं होते हैं। बताइए। ये मैं सबसे बड़ी बात बता रही हूँ कि घर में ब्लाइंड लड़का होने के बावजूद भी वो अपनी लड़की की शादी ब्लाइंड व्यक्ति से नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने सोचा, मैं खुद उस बात पे ताजुब रह गई, इस बात को सोचकर। सच्चाई यही बात है कि समझना सभी को है, बिल्कुल अभी समानता आ पाएगी। शिव भाई, आप चलते चलते सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और सोनाली जी की कोई एक अच्छाई जो आपको लगती है? बिल्कुल सर, तो जैसे ये अपना संदेश दे रही थी और बता रही थी, मैं सभी श्रोताओं को बताऊं कि इनके पास बहुत लंबा अनुभव है और जो NIEPVD देहरादून के संस्थान में रहा हो तो आप समझ लीजिए श्रोताओं की इनके पास जो अनुभव है काफी लोगों के साथ, काफी परिवारों के साथ, वो चाहे दिव्यांग समाज से हो चाहे वो सामान्य समाज से हो, साथ ही साथ दृष्टिबाधितों को इन्होंने बहुत अंदर तक देखा है, काफी अनुभव इनके पास रहा है। और जहां तक इनकी एक अच्छी बात पूछेंगे तो मैं बता दूं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये और बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। तो खाना बनाना इनका मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि अच्छा गरम और बहुत अलग अलग वेराइटीज देती है ये खाना में मुझे। और काफी लोग मुझसे प्रभावित भी हुए, कई साथी हमारे आते हैं और अच्छा कभी कोई 2, 4, 5 अगर आ भी जाए साथी तो उनको बराबरी से उनकी प्लेट टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे लग जाएगी। तो ये एक उनकी अच्छाई है कि खाने में इसके मामले में सबसे अच्छी है। सर कपड़े भी मैं बना के पहनाती हूँ उनको। बहुत बढ़िया। सुनने वालों को कोई संदेश भाई आपका? हाँ, अपने श्रोताओं को मैं जरूर कहूंगा कि ये हमराही कार्यक्रम जो है ये रेडियो मधुबन ने आप लोगों को प्रेरणा के लिए बनाया है। ये हमराही कार्यक्रम केवल दिव्यांग समाज के लोग ही नहीं देखेंगे बल्कि जो सामान्य लोग हैं वो भी देखेंगे। तो जो मैंने अपने विचार रखे और जो हमारी श्रीमती जी सोनाली जी ने जो विचार रखे आपने सुने होंगे, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी साथी मोटिवेट हो, प्रेरित हो। और प्रेरित इस स्तर तक होना है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग अच्छे होते हैं और मैं भी नहीं बोल रहा हूँ सारे लोग बुरे होते हैं, लेकिन डिसीजन अगर आप खुद सेल्फ लेते हैं तो उसमें दिव्यांगता को विशेष आड़े नहीं आना चाहिए। सब पहले नंबर पर दिव्यांगता को नहीं लाना कि चूंकि उसको दिखाई नहीं देता, चूंकि उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए इस आधार पे हम उसे नकार रहे हैं। आप उसकी और कमियों के आधार पे नकारिए,
चलिए, आप उसकी पर्सनालिटी के आधार पर नकारिए, वो चलेगा, लेकिन दिव्यांगता के आधार पर आप किसी को अस्वीकृति ना करें। यही मेरा एक संदेश है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये, जैसे अध्यात्म रूप में देखा जाए तो कहते हैं कि आत्मा जो होती है ना, आत्मा किसी को दिखती नहीं है और बोलते हैं कि वो ज्योति तुल्य है ना जी। और जब व्यक्ति मतलब जन्म लेता है तब उसको एक मिट्टी के ढांचे से बना दिया जाता है और ईश्वर जैसा बनाता है उसी रूप में संसार में विचरता है, कहना चाहिए जी। है ना। तो मेरा सभी से कहना ये है कि हम सभी आत्माएं हैं और ये ऊपरी मिट्टी के जो ढांचे हैं उस बनावट पे ना जाए, उसके अंदर की आत्मा को देख के डिसीजन ले, अपने सोच अपनी समझ को विकसित करें। तो ये जीवन इतना अच्छा है ना कि मतलब ईश्वर भी शायद इस जीवन को देने के लिए तरसता होगा कि यार हमने इंसान बनाया है तो ये अपने उस तरीके से जिए। तो यदि आत्मा को देख के व्यक्ति काम करेगा ना तो ऊपरी ढांचे को कभी नहीं देखेगा सर। बहुत धन्यवाद सोनाली मैम और शिव भाई। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो श्रोताओं रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए 94 14 15 14 15 पे। मिलते हैं अगले रविवार किसी और नई कहानी के साथ।